हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस इग्नू से कर रहे हैं। और आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वह है भूमंडलीकरण के पर्यावरणीय आयाम। और इस बुक को हम MED 8 भी बोलते हैं, MED 8। और इस बुक का नाम है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। और ये चैप्टर आपका फर्स्ट है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसका परिचय से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब इसमें क्या बता रहे हैं पहले पैराग्राफ में कि जो भूमंडलीकरण है उसने पर्यावरण के आयामों में संकलन कर पिछले कुछ दशकों तक काफ़ी ख्याति, या फिर इसको ख्याति को फेम भी बोलते हैं, फेम बहुत सारा प्राप्त कर लिया, जैसे जिसमें भूमंडलीकरण ने सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, वित्तीय परिभाषाओं को नई दिशा दी है। देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भूमंडलीकरण है उसने पर्यावरण में बहुत ज़्यादा फेम प्राप्त कर लिया है, फेम, ख्याति या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त कर ली हैं। और इसके अंदर भूमंडलीकरण के बहुत सी परिभाषाएं बदल गई हैं भूमंडलीकरण के आने के बाद, जिसमें कि सामाजिक है, सांस्कृतिक है, प्रौद्योगिक है, वित्तीय, ये सब जो परिभाषा है इसको नई दिशा प्रदान की है भूमंडलीकरण ने। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे क्या बता रहे हैं कि इसने क्या किया कि जो भूमंडलीकरण है उसने क्या किया कि जो पर्यावरण तथा विकास के जो मुद्दे हैं उसको स्पष्ट किया, जिसमें मानव की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण की क्षमता को भी ध्यान में रखकर आर्थिक विकास को संभव बनाया। देखिए क्या किया कि जो पर्यावरण और तथा विकास के मुद्दे उसको पहले स्पष्ट किया, और उसके बाद जो मानव की ज़रूरतें होती हैं और जो पर्यावरण की क्षमता है उसको ध्यान में रखकर ही आर्थिक विकास को संभव बनाया। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं जो पर्यावरण तथा विकास के मध्य जो संबंध होता है वो सामाजिक वातावरण का एक मुख्य अंग होता है। जो समाज है, अगर आप पर्यावरण और तथा विकास लेते हैं, उनके बीच का अगर संबंध देखते हैं पर्यावरण और विकास का, तो ये सामाजिक वातावरण का एक मुख्य अंग माना जाता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे देखिए ये बता रहे हैं कि जो भूमंडलीकरण का प्रभाव होता है ना, वो विश्व में जैव विविधता की कमी की समस्या के रूप में दिखाई देता है। अगर आप भूमंडलीकरण को पूरे विश्व के तौर पे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जैव विविधता जो होती है उसमें कमी आई है पहले से। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण के दौरान ही सतत विकास की अवधारणा का जन्म हुआ है। अब सतत विकास की अवधारणा में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता ही होगा सतत विकास क्या होता है, जिसमें हम आने वाली पीढ़ी के लिए सोचते हैं। जो हमारे खनिज होते हैं, जो भी हमारे प्रकृति की देन होती है, उन सभी को हम आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रखते हैं, उसको सतत विकास कहा जाता है। अब देखिए इसमें दो बातें क्या बता रहा है। प्रथम है विकास के अधिकार, मतलब जो विकास का अधिकार है वो होता है। सेकंड है पर्यावरण की सततशीलता की ज़रूरत, की जो पर्यावरण की सततशीलता है उसको ज़रूर बनाए रखें। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें वही बता रहा है जो मैंने अभी आपको बताया ना, सतत विकास की परिभाषा। इसमें वही बता रहे हैं कि यह अवधारणा विकास तथा पर्यावरण को संरक्षण के मध्य संतुलन बनाती है, कि पर्यावरण को संरक्षण देती है और संतुलित बनाती है, और जिसमें विकास प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण को सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। जब हम अपना विकास करते हैं तो पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसका भी इसमें ध्यान रखा जाता है, उसको सतत विकास बोलते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूमंडलीकरण की बदलती प्रकृति। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए इसमें बता रहे हैं जो भूमंडलीकरण है उसने अर्थव्यवस्था में व्यापार, प्रौद्योगिक तथा वित्तीय व्यवस्था को परिभाषित किया है, क्योंकि आपको पता है भूमंडलीकरण में ये सभी होता है, अर्थव्यवस्था, व्यापार, प्रौद्योगिक, वित्तीय व्यवस्था, इसको प्रभावित भी किया और परिभाषित भी किया है। आगे बता रहे हैं कि इसमें अर्थव्यवस्था के मध्य वस्तु का प्रवाह को गति प्रदान की है, कि क्या किया भूमंडलीकरण ने, जो अर्थव्यवस्था के मध्य वस्तु की जो स्पीड है उसको बढ़ाया है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे भूमंडलीकरण के आर्थिक विकास का आरंभ 1980 से हुआ था, और इसमें तेजी से व्यापार की गति, निवेश, सेवा क्षेत्र अपार वृद्धि हुई। ये बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण का जो है वो आर्थिक विकास कब आरंभ हुआ था, 1980 से हुआ था, और इसमें तेज़ी से व्यापार होने लगा, गति होने लगी, निवेश होने लगा, सेवा क्षेत्र वृद्धि हुई, ये सब बता रहे हैं। आगे देखिए। और देखिए आगे बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा वित्तीय पूंजी के संगम के रूप में देखा जाता है। जो भूमंडलीकरण प्रौद्योगिकी है उसको व्यापार तथा वित्तीय पूंजी के संगम या फिर जुड़ाव के रूप में देखा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी
की भूमिका, ये पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकी में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ही भूमंडलीकरण के मुख्य धारक हैं। जो प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे कि उद्योग में, प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन आया वही भूमंडलीकरण का मुख्य कारण या धारक कहलाते हैं। आगे बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण से पहले क्या हुआ करता था कि जो प्रौद्योगिक क्षेत्र है वो बहुत सीमित हुआ करता था, है ना। पहले के टाइम पे जो व्यापार है और जो ये प्रौद्योगिक है, पूरा उद्योग है, ये बहुत सीमित था। इसलिए इसकी वस्तुओं का जो सेवाओं का मूल्य बहुत अधिक था। मतलब कि हम जो भी व्यापार होता था, औद्योगिक थे, जो पहले के टाइम पे सेवाएं थी, जो सर्विस थे, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती थी। परंतु क्या हुआ कि जब भूमंडलीकरण आया, क्या हुआ, इसके विपरीत क्या बता रहे कि प्रौद्योगिक ने औद्योगिक ढांचे को पूरी तरह बदल दिया। जब भूमंडलीकरण आया तो जो प्रौद्योगिक ढांचा वो पूरी तरह से बदल गया। परंतु इससे पहले क्या हुआ करता था, पूरा सीमित था। जो इसकी सेवाएं थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करती, परंतु अब इसकी पूरी सेवाएं और सब कुछ बदल चुका है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण के आने से क्या हुआ कि जो उसकी वस्तुओं की जो सेवाएं होती है उसकी पूरी काया पलट हो गई है। जैसे कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको सुलभ कराई जाती हैं, फिर उनको उपलब्ध कराई जाती है। जिसके उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि 1930 में न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाली 3 मिनट के जो फ़ोन कॉल का खर्चा हुआ करता था वो $245 था। जबकि 1990 के बाद क्या हुआ कि यह केवल $3 रह गया। आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या बता रहे हैं कि पहले क्या हुआ करता था कि पहले के टाइम पे जब भूमंडलीकरण नहीं था, 1930 की बात बता रहे हैं कि उस टाइम पे जब आप न्यूयॉर्क से लंदन जाने वाली 3 मिनट की कॉल करते थे खाली, उसमें कितना डॉलर खर्चा होता था, $245। परंतु बाद में क्या हुआ कि जब भूमंडलीकरण आ गया 1990 के बाद क्या हुआ कि खाली ये खर्चा कितना रह गया, $3 रह गया। तो इसका मतलब भूमंडलीकरण के आने के बाद यह जो किराया है आपका ये बहुत सस्ता हो गया, जो सर्विस है वो बहुत कम हो गई। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, व्यापार की भूमिका, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि 1990 के बाद क्या हुआ, विश्व व्यापार में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ और जो पूंजी कोष होता है उसकी जो स्पीड उसमें भी वृद्धि हुई। विश्व व्यापार में वृद्धि तेज रही, जो विश्व व्यापार होता है उसमें भी वृद्धि बहुत तेज रही। और बोले प्रत्येक विदेशी निवेश नीति ने निवेश बढ़ाया और विकसित देश बड़ी मात्रा में अल्प विकसित देशों में निवेश करने लगे। इसमें ये बता रहे हैं कि 1990 के बाद जो हमारे विश्व व्यापार में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई और जो बड़े बड़े देश होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, वो अल्प विकसित देशों में अपना निवेश करने लगे। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, 2004 में चीन ने भारत की तुलना में 12 गुना अधिक प्रत्यक्ष विदेश नीति प्राप्त की। ये बोल रहे कि निवेश जो करते हैं, विदेशी निवेश करते हैं, वो चीन ने 12 गुना अधिक की भारत से 2004 में। आगे देखिए क्या बता रहा है, भारत में निवेश करने वाले देश USA, मॉरिशस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया आदि शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वित्तीय पूंजी की भूमिका। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि वित्तीय बाजार में तेजी और वृद्धि तथा प्रगति ने ही भूमंडलीकरण को जन्म दिया। जिस कारण से क्या हुआ कि वित्तीय बाजार में जैसे तेजी हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, इसके कारण ही भूमंडलीकरण का जन्म हुआ। आगे बता रहे US, UK जैसे जो बड़े बड़े विकसित देश थे, उसने भारत, चीन जैसे अल्प विकसित देशों में निवेश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उत्सुक जो होते हैं कि ये सोचते कि हम छोटे अल्प विकसित देशों में अगर निवेश करेंगे तो क्या होगा, हमको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए इसलिए आगे बता रहे हैं, इसलिए 1991 में भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों में लचीलापन लाया गया कि जो हम विदेश नीतियाँ होती हैं हमारे निवेश के लिए, उसमें लचीलापन और लाया गया। इसी प्रकार 1980 में विदेशी सहायता तथा निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है कि जो 1980 के बाद क्या हुआ कि जो विदेश नीतियाँ होती है, जो निवेश करते हैं विदेश नीतियों में, उसमें लगातार से वृद्धि हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। हम पढ़ेंगे कि भूमंडलीय से जलवायु किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण के साथ पर्यावरण का जो संबंध है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हज़ारों वर्षों से चले आ रहे मौसमी व्यवहार में परिवर्तन से भूमंडलीय
भूमंडल में परिवर्तन आना एक लंबी प्रक्रिया है। देखिए हम देख रहे हैं ना, हजार सालों से जो हमारा मौसम व्यवहार में परिवर्तन आना है, ये भूमंडलीय में परिवर्तन आना एक बहुत लंबी प्रक्रिया के रूप में है। यह परिवर्तन मौसमी दशाओं के परिवर्तन के रूप में या मौसम के विभिन्न रूपों में हो सकते हैं। जिसके हम देखते हैं कि मौसम में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, वो भूमंडलीकरण की एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसी के कारण ये आ रहे हैं। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में हम जान सकते हैं, देखिए उदाहरण के लिए क्या बता रहे हैं कि जैसे कि बहुत अधिक या बहुत कम तापमान होना। आप देखते हैं ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा तापमान होता है, कभी बहुत कम होता है, गर्मी सर्दी। बुरे विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती हैं उसका असर पृथ्वी तथा मौसम पे पड़ता है, जलवायु पर पड़ता है, और बोले जिससे वातावरण कई प्रकार जिसमें इसके बदलाव पैदा होता है कि जो गैसें होती है वो वातावरण और पृथ्वी पर पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि जो मौसम होता है उसमें बदलाव आता है। बोले ये बदलाव बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बनता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। देखिए इसमें बता रहे हैं अब कि जो भूमंडलीकरण है उसने अर्थव्यवस्थाओं को गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीयकरण किया है, कि जो भूमंडलीकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दे। जो अर्थव्यवस्था होती है पहले देश तक होती थी अपने, अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होती है। बोरे इसमें मुख्य रूप से कौन से देश थे? यूएसए और यूके थे। बोरे कमेटी ने 1980 में भारतीय बाजारों में सहायता करने के लिए विशेष रुचि दिखाया, कि जो यूएसए इन्होंने 1980 में क्या करा कि भारत बाजार में सहायता करने के लिए रुचि दिखाई। आगे बता रहे हैं, देखिए बता रहे भूमंडलीकरण से क्या हुआ कि जो उत्पादित होती हैं उसकी मांग बढ़ने लगी, पूरे विश्व में उसकी मांग बढ़ने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि उत्पादक जो हम करते हैं उसको बढ़ाया, बहुत तेजी से बढ़ाया और नई नई तकनीकें आने लगी। देखिए जब हम किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसके लिए नई नई तकनीकें भी आने लग जाती है कि जल्दी से जल्दी और वो ज़्यादा बढ़े। आगे देखिए इसके कारण क्या हुआ कि जब हम बहुत ज़्यादा तकनीकों का यूज़ करने लग जाएंगे तो क्या हुआ कि पर्यावरण की क्षति होने लगी, पर्यावरण को नुकसान होने लगा, और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका दोहन होने लगे, उसको हम बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करने लगे। और क्या हुआ कि पर्यावरण को उसके जो स्वास्थ्य होता है, पर्यावरण की स्वास्थ्य को बलि चढ़ाने लगे लोग और उसको नष्ट करने लगे। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा मुक्त व्यापार एवं पर्यावरण। देखिए इसमें बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण में क्या होता है कि विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार पर जोर देता है। जो भूमंडलीकरण है वो मुक्त व्यापार पर जोर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि विश्व वित्तीय व्यापार तथा संगठनों के दबाव के कारण बहुत से ऐसे देश हैं जो अर्थव्यवस्था को उदार करना पड़ता है। देखिए भूमंडलीकरण में क्या होता है कि जो विदेश नीति होती है, निवेश के लिए जो विदेशी होती है उसको बहुत ज़्यादा लचीला किया जाता है और मुक्त व्यापार का सहारा लिया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती। कोई भी देश किसी भी देश में व्यापार कर सकता आके, उसको रोक नहीं सकता। तो क्या होता है कि बहुत से ऐसे देश हैं जो ऐसा करना नहीं चाहते पर उनको तब भी करना पड़ता है, क्योंकि पीछे से दबाव आता है, आर्थिक कहते हैं जिसकी जो विश्व व्यापार संगठन है उसका दबाव आते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले बहुत से ऐसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण है जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि जब पीछे से जब दबाव आता है आपको कि उत्पादन ज़्यादा करना है, तो क्या होता है कि आप अपने निवेश के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि नई तकनीकों को अपनाने लग जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण के हित में जो नहीं है और पर्यावरण को क्षति पहुंचती है और पर्यावरण के हित में नहीं है। क्योंकि देखिए अगर हम अब देखिए आज के टाइम पे आप देखिए कि कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसके कारण कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसको, क्योंकि हम नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। हमने फ़ोन बना लिए तो हमको लगता है कि बहुत लाभदायक है, पर फ़ोन की जो रेडियस होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और जो ये वायर्स लगते हैं इससे देखिए कितने पक्षी जो होते हैं वो लुप्त हो चुके हैं। तो ऐसे हर एक चीज़ से हर एक चीज़ कनेक्ट होती है। तो वही ये बता रहे कि भूमंडलीकरण से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार तथा पर्यावरण की शर्तें। देखिए बता रहे अगर हम पर्यावरण के स्तर पर देखते हैं तो जो व्यापार के उदारीकरण है उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, किंतु अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें व्यापार के पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव पड़ रहे हैं। देखिए वैसे तो हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक भी प्रभाव है और सकारात्मक भी है, परंतु अगर हम प्रत्यक्ष रूप से एकदम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि नकारात्मक ही प्रभाव ज़्यादातर पड़ रहे हैं जो खतरनाक हैं। आगे देखिए आगे बता रहे 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट में पर्यावरण तथा विकास पर विश्व कमीशन WCFD ने विश्व चेतावनी दी कि अपने अर्थव्यवस्था
के विकास के लिए पर्यावरण जो संसाधन होते हैं उसको हानि ना पहुंचाएं, कि अपने अर्थव्यवस्था आप अच्छी कर रहे हैं, उसमें विकास कर रहे हैं, और जो पर्यावरण को क्षति है वो बिल्कुल ना पहुंचाएं। ये रिपोर्ट 1987 में WCFD में की गई थी। आगे देखिए इसमें उन्होंने क्या किया था इस कमीशन में, कि जो भी अर्थव्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उससे जो मानव के ऊपर और जो पर्यावरण के ऊपर जो नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में लोगों को सूचित किया। उनको बताया कि जो सामाजिक विकास पर जो आपका प्रभाव पड़ रहा है अर्थव्यवस्था का, उसको आप रोकिए और सीमित कीजिए। देखिए जो ब्रॉडलाइन रिपोर्ट का प्रमुख उद्देश्य ये था कि देखिए समता को बनाए रखना। उनका उद्देश्य क्या था कि जो गरीब देश होते हैं, अमीर देश होते हैं, उनके बीच में जो समानता होती है वो बनी रहे, और जो संसाधन है उसका फिर से सही से वितरण हो। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया है? जो विकसित देश हैं उन्होंने इसका बहुत शोषण किया है। परंतु जो विकासशील देश हैं, जो अल्प विकसित हैं, उन्होंने इसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया, और अब वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर इसका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण और ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो वो रिपोर्ट थी उसमें यही था कि गरीब अमीर देश समान रूप से अपना विकास कर सके और संसाधनों का सही से वितरण हो सके। आगे देखिए अब इन्होंने बताया आगे कि आप समय में वृद्धि तथा पर्यावरण के रख रखाव को साथ साथ संभव है। अगर आपको वृद्धि करनी है, अपने देश में आर्थिक वृद्धि करनी है, तो वो और जो पर्यावरण का रख रखाव है वो आप साथ में कर सकते हैं। आगे बताते हैं कि अर्थव्यवस्था अपनी आर्थिक शक्ति के साथ साथ संसाधनों को बढ़ाना भी समर्थन है, कि अगर आपको अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ानी है तो संसाधनों को भी साथ में बढ़ाइए, ये भी संभव है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोले बहुत से तथ्यों से पता चलता है कि औद्योगिक सभ्यता द्वारा फैले हुए पर्यावरण को हानि पहुंची जा रही है, कि जो भी औद्योगिकरण हो रहा है उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय मानक। देखिए अब इसमें क्या बता रहे हैं कि विश्व व्यापार जो संगठन है, जिसको हम WTO बोलते हैं, उसने एक ऐसा आधार तैयार किया जिसमें कि अगर आपको अपना व्यापार करना है तो बातचीत, अगर व्यापार करते हैं और उसमें कोई वाद विवाद आ जाता है तो आप बातचीत के माध्यम से और कानूनी तौर से इसको सॉल्व कर सकें। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि ये तो आपको पता चल गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य केंद्र क्या है, कि कानून के तौर पर बातचीत करना। आगे बता रहे हैं कि एक फाइनल सामूहिक एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण करना, जिसमें नेताओं, व्यापार तथा पर्यावरण के आधार पर निर्णय लिया, कि उसमें एक निर्णय लिया गया कि जिसके लिए व्यापार तथा पर्यावरण की स्थापना, जो कमेटी की स्थापना की गई, जो एक एक्ट जारी किया था जिसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि हम एक ऐसे कमेटी की स्थापना करेंगे जो व्यापार तथा पर्यावरण को नियंत्रण कर सके और देख सके, और इसकी जो कार्यनीति है, जो इसकी कार्य करने की क्षमता है, जो कार्य है उसको तय कर सके। आगे देखिए, और देखिए आगे क्या बता रहे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा भूमंडलीकरण पर्यावरण को कानूनी एवं संवेदनाओं को विकसित और अल्प विकसित देशों में पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है। देखिए जो क्या कहते हैं, अब इन्होंने कमेटी बना लिया, विचार विमर्श कर लिया, परंतु इसको पूर्ण विचार करने की ज़रूरत है अल्प विकसित और विकसित देशों के बीच में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूमंडलीय पर्यावरण कार्यनीति। अब हम इस पर पढ़ेंगे पहला पॉइंट कि भूमंडलीकरण तथा सतत विकास क्या है। बोले जो भूमंडलीकरण का मुख्य आधार है वो अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास है, और बोल रहे जो सतत विकास है। और देखिए आपको मैंने सतत विकास अभी बताया था पहले कि सतत विकास में क्या होता है कि ऐसी अवधारणाओं पर जोर दिया जाता है जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी हो, किंतु भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। और भूमंडलीकरण का तो आपको पता है इसका मुख्य आधार क्या होता है, अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक विकास। और सतत विकास का होता है कि जो हमारी ज़रूरतें वो पूरी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पूरी हो। आगे देखिए बता रहे हैं इस परिभाषा के अंदर केवल यही नहीं रखा गया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो, यहाँ तक सीमित नहीं है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो, ये इससे आगे भी है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है, और जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया, और जो संसाधन है उसका सही तरीके से वितरण हो सके। देखिए जो सतत विकास है वो सारी तरीके से सोचता है, एक तरीके से नहीं सोचता। वो खाली ये नहीं सोचता कि आर्थिक
आर्थिक वृद्धि हो, वो सब तरीके से सोचता है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए और जो मनुष्य है उसका कैसे आर्थिक जीवन अच्छा बनाया जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए कैसे अच्छे से जीवन बनाया जाए, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। देखिए बता रहे सतत विकास की जो अवधारणा है इसका जन्म 1987 में हुआ था और इसकी पहली रिपोर्ट ब्रॉडलैंड में रखी गई थी। और आगे बता रहे हैं कि जो सतत विकास है ये विकास और पर्यावरण के बीच में कड़ी का कार्य करती है। जो कड़ी है उस पर जोर देती है, जो विकास और पर्यावरण के बीच में जो कड़ी होती है उस पर जोर देती है कि दोनों ही बैलेंस करके चलाया जाए। और जो पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं ना उसको निपटाने के लिए जो राजकीय होते हैं, स्थायी होते हैं, इन सब पर विश्व स्तर पर राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव पर जोर देती है। देखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं पर्यावरण को लेके तो ये स्थायी और राजकीय जो होते हैं उसके स्तर पर बोलती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक होती है उसमें भी बदलाव लाने के ऊपर जोर देती है। और बोले सतत विकास निम्न संबंधों की ओर संकेत करता है। अब हम कुछ इसमें संबंध पढ़ेंगे किसके ऊपर जोर देते हैं। पहला है क बुरे संसाधनों के उपयोग, जनसंख्या, तकनीकी, खाद्य संसाधनों वृद्धि तथा तकनीकी विकास के मध्य संबंध, इन सब के बीच में संबंध बताते हैं। आगे है विकसित तथा अल्प विकसित देशों के मध्य शक्ति उद्योग या उत्पादन का वितरण, कि जो विकासशील और विकसित देश हैं उनके बीच में सही से वितरण हो। आगे गरीब व अमीर देशों के मध्य की खाई का नियंत्रण करना, या फिर जो अमीर देश और गरीब देश है उसकी खाई को कम करना, और पर्यावरण क्षति और पारिस्थितिकी संकट को कम करना, ये सब चीजें इसमें बताई जाती है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण के दौरान क्या हुआ कि पूरे विश्व में विकास को अपनाया गया ताकि उच्च जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो कंपटीशन होता है वो सही से बना रहे, सम्मान रहे, इसके लिए असशक्तशील प्रक्रिया को अपनाया गया। आगे देखिए बता रहे कि भूमंडलीकरण के वर्तमान अवस्था में मुख्य आयाम क्या हैं। बोल रहे कि राष्ट्रीय आर्थिक बाधाओं को तोड़ना, कि जो राष्ट्रीय आर्थिक बाधाएं होती है उसको तोड़ना। बोल रहे व्यापार का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, जो व्यापार है उसको विश्व के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय के तौर पे ले जाना। आगे बता रहे वित्तीय एवं उत्पादन प्रक्रिया का तथा निगमों में परिवर्तन वाला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों में बढ़ती हुई शक्ति। ये बता रहे कि जो वित्त हैं और जो उत्पादन होता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई शक्ति के रूप में लाना। और दूसरी तरफ देखिए क्या बता रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि भूमंडलीकरण के सामाजिक आयाम से तात्पर्य है कि भूमंडलीकरण का मानव जीवन व उसके कार्य और उनके अनेक परिवार, उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। देखिए भूमंडलीकरण से क्या होता है कि जो हमारा जीवन है उसके कार्यों पे प्रभाव पड़ता है, जो परिवार है उस पर प्रभाव पड़ता है और जो समाज है उस पर प्रभाव पड़ता है। ये बोल रहा है कि भूमंडलीकरण जो बड़े स्तर पर पारिस्थितिकी विघटन होता है उसमें जो जीवित प्रणाली के आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। आप सभी को पता है कि पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें जीवित प्राणी रहते हैं और सब प्रकार के लोग रहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बता रहे हैं पर्यावरण पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि पर्यावरण में क्या आता है, तापमान, पानी, मिट्टी, अन्य जीवित पेड़ पौधे व प्रणाली शामिल है। यहाँ एक दूसरे पर आधारित व्यवस्था भौतिक पर्यावरण इस जीवित प्रणालियों द्वारा स्थापित की जाती है। बोल रहे हैं कि जो पर्यावरण है वो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी बता दिया, मिट्टी, पानी और ये सब जीवित प्रणाली, ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, आधारित होते हैं और भौतिक पर्यावरण जीवित प्रणालियों द्वारा स्थापित किया जाता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। बोल रहे इसी प्रकार से क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया की स्थापना होती है जिससे उत्पत्ति और समाप्ति होती रहती है। आप सभी को पता है कि इन सब में उत्पत्ति भी होती है इंसान की और मृत्यु और समाप्ति भी हो जाती है। इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। बुरे उच्च स्तर पर जब विघटन होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र में जब विघटन होता है उसका कारण क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है और पारिस्थितिकी तंत्र में क्षति होती है। अगर हम देखते हैं तो जो विघटन होता है, जो ऐसे खराब हो जाते हैं, परिस्थितिकी तंत्र टूट जाता है, उसका मेन कारण जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचाना के कारण होता है। बुरे भूमंडलीकरण की वर्तमान अवस्था का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे पड़ रहा है, खेती पे पड़ रहा है। ठीक है, भूमंडलीकरण से खेती पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और वनों की समाप्ति या भूमि पे क्षति हो रही है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, भूमंडलीकरण के कारण पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, मंजिल बनाए जा रहे हैं, जिसके कारण भूमि को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो कृषि होती है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भूमंडलीय पर्यावरण के लिए कुछ प्रयास। देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि भूमंडलीकरण की वर्तमान प्रक्रिया क्या है कि प्रतिस्पर्धा जो होती है उसको बढ़ाना, आर्थिक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाना, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बड़े उद्देश्यों की तलाश करना। देखिए बता रही है कि जो भूमंडलीकरण है वो मनुष्य की ज़िंदगी पर हर पहलू से प्रभाव डालती है, जैसे कि
जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, पर्यावरण, इन सब पे प्रभाव डालती है। और आगे बता रहे जिसकी पर्यावरण में जो क्षति होती है, सामाजिक विस्थापन होता है, जैसे विविधता, जैव विविधता व संस्कृति का लुप्त होना, ये पर्यावरण का ही कारण है। क्योंकि आप देख रहे हैं तो पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, हम सामाजिक विस्थापन, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो हमारी संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, पर्यावरण का कारण है। देखिए अब इसमें बता रहे कि 1992 में क्या हो, UNCED ने उल्लेखित किया कि 21वीं शताब्दी तक उचित एक खांचा विकसित किया जाए जिसमें कि जो जीवन यापन के लिए जैव विविधता जानते हुए 1992 में एक अधिवेशन सभा बुलाई गई जिसमें प्राकृतिक संसाधनों और सर्व सत्ताधारी अधिकारों को माना गया तथा विश्व पर्यावरण सुविधाएं GEF के मध्य एक फंड की स्थापना भी पर सहमति की गई। ये बता रहे हैं कि पर्यावरण को लेके अब इसमें थोड़े सुधार लाए गए कि इसमें सोचा गया कि एक फंड की स्थापना की जाए जो पर्यावरण के ऊपर लगाई जाए। आगे देखिए, और देखिए इसमें भूमंडलीकरण के संदर्भ में विश्व व्यापार जो संगठन है उसके कार्यों को भी स्पष्ट किया गया कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विश्व स्तर पर निर्णय लेने व कानून लागू करने तथा ढांचा तैयार करना है। उसको बताया गया कि आपके ये कार्य हैं। विश्व व्यापार संगठन के कुछ मुख्य कार्यों को भी शामिल किया गया इसमें। देखिए इसमें मुख्य उद्देश्य उसके कार्य क्या थे कि आपको वाद विवाद से बातचीत सुलझानी है, आपको पूरा रख रखाव रखना है जो व्यापार का होता है, और जो झगड़े होते हैं उसको संभालना है, और जो राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर नज़र रखनी है आपको, और जो अल्प विकसित देश होते हैं उसके लिए तकनीकी मदद भी आपको देनी है उनको, और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ संयोग की स्थापना करनी है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले जो विश्व व्यापार संगठन है जिसको WTO बोलते हैं, ये विश्व व्यापार को चलाने का एक मुख्य संचालन बन चुका है। आपको पता है कि जो हम व्यापार करते हैं उसका मुख्य हेडक्वार्टर हम WTO को ही बोलते हैं, तो वही बता रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं विश्व पर्यावरण संगठन को उन्नति तथा कार्यकुशल इस बात पर निर्भर करेगी कि भूमंडलीकरण के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध जनता को क्या प्रक्रिया होगी। ये देखिए बता रहे, देखिए हर एक कानून होता है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई तो उसमें बताया था कि भूमंडलीकरण तो है ठीक है, इसके ऊपर कानून भी, और हम सबको पता है कि पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंच रहा है, तो पूरी जो बात है वो इस पर आती है कि जनता क्या इस पर रिएक्ट करेगी, तभी इसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं भूमंडलीकरण के पर्यावरण के ऊपर, तो इसके प्रभाव के विरुद्ध जनता क्या प्रक्रिया करती है, ये सबसे मेन बात है। क्योंकि देखिए सरकार हो गया या अंतर्राष्ट्रीय सरकार होगी वो खाली कानून बनाएगी, परंतु जनता जो होती है वो हर एक परिस्थिति को बदल सकती है, अपनी आवाज़ उठा सकती है, तो वही इसमें लास्ट में बताए गए हैं। देखिए हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने अंत तक देखी हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए आपको अगर किसी भी बुक से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपके पास MA सेकेंड ईयर में कौन सी बुकें हैं, क्योंकि जो बुक मेरे पास थी मैंने उस बुक पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वही मेरे को और मोटिवेट करता है कि मैं और चैप्टर्स को कवर करूँ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।